Hello, Bacha. Good morning and welcome back to Standard 8. Today we are beginning with the new chapter comparing quantities. ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 है और ये चैप्टर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आते हैं। इसलिए ये चैप्टर को अच्छी तरह से समझना, ध्यान से समझना, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो उसका वीडियो मैं आज आपको भेज रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें आज जो कुछ भी सीखना है वो मैं आपको एक एक पॉइंट करके सिखा रहा हूँ और आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारे एक्सरसाइज के सम्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ लिया है, जैसे कि रेशियोज़ कैसे निकालते हैं, रेशियोज़ क्या है, परसेंटेज क्या है। ये टॉपिक्स आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ रिफ्रेश करने के लिए बताया है कि रेशियो जो है वो कुछ नहीं है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अगर दो चीज़ों के बारे में जब न्यूमेरिकल कंपैरिजन करते हैं तो उसको रेशियो कहा जाता है, राइट। ये आपको पता है क्योंकि हमने ये पढ़ा है। परसेंटेज मतलब पर 100। हमें परसेंटेज भी बहुत सारी चीज़ों की कंपैरिजन में ही काम आता है और इसका उपयोग ज़्यादातर बहुत सारे कॉमर्शियल एरियाज़ में या कॉमर्शियल जहाँ पे बिज़नेस वगैरह होते हैं वहाँ ज़्यादा होता है, जैसे कि बैंकिंग या है LIC है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करना, परसेंटेज क्या है वो ऑलरेडी आपने 7th में सीखा है। आपने फिर इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि बैंक जो इंटरेस्ट देती है हमें, अपने जो कुछ पैसे होते हैं आप इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर, तो वो इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट के बारे में भी आपने पढ़ा था। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमने जब भी कोई चीज़ हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो जनरली हम उसका दाम पूछते हैं, राइट। तो जब भी हम दाम पूछते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो सेलर होता है वो हमें कोई भी चीज़ का दाम बताते हैं तो उसके अंदर उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। दैट मीन्स के सेलिंग प्राइस जो होती है वो ऐसी प्राइस है जिसके अंदर उसका मुनाफा होता है। कॉस्ट प्राइस वो है जो वो सेलर होता है उनको जो वो चीज़ जहाँ से भी वो लेके आता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से या तो फिर होलसेलर से, वो जो चीज़ लेके आता है बेचने के लिए, उसको वो चीज़ का जो भी दाम होता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, फिर हमने 7th में ये भी सीखा था कि क्या परसेंटेज प्रॉफिट है, क्या परसेंटेज ऑफ लॉस है। ये सब कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से आप बहुत एक्वेंट है, आपको आता है वो सब चीज़, इसलिए उसको ज़्यादातर डिटेल में नहीं जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे 2-3 चीज़ सीखनी है, जैसे कि डिबेट और डिस्काउंट वो क्या है। हालांकि रिबेट और डिस्काउंट वो एक ही शब्द है। डिस्काउंट जनरली हम मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो क्या, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई फेस्टिवल आता है या तो कभी कभी कोई सेलर के पास बहुत बड़ा भारी स्टॉक हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए या तो फेस्टिवल पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो सेलर्स होते हैं वो अपने जो भी चीज़ बेचने के लिए कुछ परसेंटेज ऐसे रखते हैं जिसमें हमें डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देते हैं मतलब जो प्राइस होती है उनसे थोड़े लोअर प्राइस से बेचते हैं, ताकि कस्टमर को लगे कि अरे ये तो सस्ता मिल रहा है, चलो हम लेने जाएं। उसको डिस्काउंट कहते हैं। जनरली डिस्काउंट परसेंटेज भी मेंशन किया होता है और उसको मार्क प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली उसका क्या होता है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। जो भी मार्क प्राइस दिया है, जैसे कि 2% डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस का 2% कर दो, जो भी आता है उतना वो जो मेन मार्क प्राइस होते हैं उसमें से वो लेस कर देते हैं, तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ सस्ता मिला। तो ये सब टैक्टिक्स है जहाँ आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो डिस्काउंट, रिबेट, वो सब चीज़ वही है जहाँ थोड़ा बहुत कस्टमर को फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस मतलब कुछ नहीं है, वो एडिशनल एक्सपेंस है। दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस है प्लस कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस, उसको ओवरहेड एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि मुझे कोई चीज़ है, जैसे कि मैंने एक पुरानी साइकिल ली कहीं से, तो पुरानी साइकिल का कॉस्ट 1000 रुपीज़ था, लेकिन उसके सीट फटी हुई थी, ब्रेक्स बराबर काम नहीं कर रहे थे, ये सब है, तो उसको मुझे ठीक करवाना पड़ा, उसमें मुझे 500 रुपये लग गए। तो वो एडिशनल एक्सपेंस हुआ।
तो 1000 रुपया साइकिल का, जो पुरानी साइकिल का, और फिर मैंने जो एक्सपेंस किया रिपेयरिंग का वो 500 रुपीज़, वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाता है। तो एक्चुअली मुझे साइकिल 1000 रुपये में नहीं लेकिन 1500 रुपये में पड़ी, क्योंकि जो भी एडिशनल एक्सपेंस करते हो वो उसको कॉस्ट प्राइस में आपको ऐड करना होता है। तो एक्चुअल प्राइस तो मुझे 1500 रुपीज़ में वो साइकिल पड़ी, क्योंकि मैंने रिपेयर के ऊपर पैसे डाले। इस तरह अगर आप कोई नई चीज़ लेने जाते हो मार्केट में, जैसे कि आपने फ्रीज टीवी वगैरह लिया, तो 10,000 का फ्रीज है या 15,000 का फ्रीज है मानो, और उसको घर लेने आने का जो आप किराया देते हो, जैसे कि 200 रुपीज़ आपने दिया ट्रॉली वाले को या वैन वाले को घर लेने की या ड्रॉप करने के लिए, तो वो भी कॉस्ट प्राइस में ही गिना जाता है। तो फ्रीज मानो कि आपका 15,000 का है तो 200 रुपया प्लस करो, वो ओवरहेड एक्सपेंस है, तो फ्रीज की अभी कॉस्ट प्राइस आपकी हुई 15,200। समझ गए? इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूँ कि जो भी एडिशनल एक्सपेंस करते हो ना वो कॉस्ट प्राइस में ही गिनी जाती है, और इसका नया शब्द है नेट प्राइस। तो एडिशनल एक्सपेंस के साथ जो भी प्राइस होती है उसको नेट प्राइस कहते हैं। ठीक है, हकीकत में नेट प्राइस और कॉस्ट प्राइस एक ही है, लेकिन नेट प्राइस में क्या एडिशनल एक्सपेंस अलग से दिखाया जाता है। फिर आपने 7th स्टैंडर्ड में सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखा था। तो इंटरेस्ट क्या है वो ऑलरेडी आपको पता है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके पास पैसे होते हैं फिक्स अमाउंट, या मनी बोरो करते हो आप मार्केट से, चाहे आप बैंक से करो, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करो, या कहीं से भी मार्केट से, वो आप जब परचेस करते हो तो क्या होता है कि आपको कुछ चार्ज लगता है। तो मनी बोरोइंग के लिए जो चार्ज लगता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी समझाया था। लेकिन आपको 8th स्टैंडर्ड में सिंपल इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ऑलरेडी आपने लोअर ग्रेड्स में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो पढ़ना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। मैं सिंपल चीज़ से बताऊँ तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, जैसे कि पहले साल में आपने 1,000 रुपया आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक क्या करेगी, आपको 1,000 पर कुछ 4% ब्याज देगी, राइट। तो क्या अगर 4% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल क्या होगा कि आपका वो 1,000 प्लस 4% जो आपका इंटरेस्ट है वो उसमें ऐड होगा। तो दूसरे साल जब वो कैलकुलेट करेंगे तो वो जो इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल आपका गिना जाएगा। समझ गए? तो जो 40 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला 1040 का, उनका फिर से 4% करेंगे, मतलब आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की फॉर्मूला थी, इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की भी फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने दी है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक एनुअली और एक हाफ ईयरली। तो जब आप एनुअली कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला अलग है, और हाफ ईयरली करते हो तो भी फॉर्मूला बदल जाती है। तो वो दोनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको दी है, वो आप अच्छी तरह समझ लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट पहला है एनुअली, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी फॉर्मूला नीचे दी गई है। तो वो इस तरह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट, मतलब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है 1 + r/100n, जहाँ पे r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n टर्म है मतलब कितने साल के लिए है वो दिखा रहा है, p इज प्रिंसिपल अमाउंट और a ये अमाउंट है। अमाउंट मतलब आपको पता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसको हम अमाउंट कहते हैं। तो ये जब एन्युअली कैलकुलेट करना है तब फॉर्मूला है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो p 1 + r/200 हो जाता है, और यहाँ पे जब n की जगह पर 2n होता है। तो r/200 इसलिए कि हाफ ईयरली है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, और 2n इज वन नंबर ऑफ हाफ ईयर्स। हाफ ईयर्स कितने? 6 महीने के बाद, मतलब मानो कि 3 साल तक 6 महीने से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 फिक्स है, लेकिन 3 साल के लिए हुआ तो 3 2 6 ऐसा हो जाएगा। तो जब वो प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ गया। फिलहाल आपको ये फॉर्मूलाज याद रखनी है कि कैलकुलेट करना है, और ये पूरी चीज़ जो मैंने आज आपको समझाई उसको आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूलाज, कुछ डिस्काउंट क्या है, तब जाके आपको ये सारे सम्स इतने समझ में आएंगे। तो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है जो आपको हेल्प करेगा आगे के सम सॉल्व करने में। अगर इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना, और हाँ, होमवर्क ज़रूर कर लेना, नोट डाउन कर लेना, नोटबुक आपकी अपडेट रखना। बार बार मैं वीडियोस में ये कह रहा हूँ ताकि आपको ये काम आए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।